बात किसकी करें बेटा? दर्पण की। अगली हेडिंग आती है अपनी दर्पण में। दर्पण के बारे में पहला पॉइंट देखो, ये परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। पहला क्वेश्चन तो ये आता, दर्पण काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर, व्यतिकरण के सिद्धांत पर, विवर्तन के सिद्धांत पे। तो दर्पण रिफ्लेक्शन की थ्योरी के ऊपर काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। पहला पॉइंट तो ये आता है। ये क्या करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि दर्पण बनाए कैसे जाते हैं। तो दर्पण कांच की पट्टिका होती है, उस पर लेप करना पड़ता है। कांच की पट्टिका को लेपित करके परावर्तक सतह बनाई जाती है और दर्पण तैयार करते हैं। ठीक है ना? कांच की पट्टिका को क्या करते हैं? रजत लेप कर सकते हैं या लेपित कर सकते हैं। परावर्तक सतह बनाने के लिए उस पर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टर लगाया जाता है पहले से, वो है। चल गए? कांच की पट्टिका पर कांच की पट्टिका को लेपित कर परावर्तक सतह तैयार की जाती है, से, से दर्पण कहते हैं। दर्पण वास्तव में यही होता है, परावर्तक सतह तैयार करके दर्पण बनाते हैं। अब भाई साहब लेप किसका करते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ लेप जो किया जाता है, लेप किसी का भी कर सकते हो आप। धातुएं, धातुओं के गुण होते हैं, लस्टर का गुण पाया जाता है, धातुविक चमक होती है धातुओं में। तो जो भी धातु अगर चमक उत्पन्न करती है तो उसको आप लेप के अंदर काम में ले सकते हो, रिफ्लेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर क्या होता है? चांदी होती है। तो सर्वश्रेष्ठ लेप की अगर बात की जाती है तो वो याद रख लेना। यहाँ पे अगला आता है सर्वश्रेष्ठ लेप। सर्वश्रेष्ठ लेप किसका किया जाता है? वो होता है दोस्तों क्या? रजत लेप होता है। क्या होता है? रजत लेप। सर्वश्रेष्ठ लेप किसको कहते हैं? वो कहा जाता है किसको? रजत लेप। इसे क्या कहते हैं? SgNO3। सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3, या AgNO3 को क्या कहते हैं भाई साहब? सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। इसे मार्केट के अंदर लूनर कास्टिक के नाम से खरीदा बेचा जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? लूनर कास्टिक कहते हैं। लूनर कास्टिक से कहा जाता है एमिड स्याही। इसे क्या कहते हैं? अमिट स्याही कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वोटर स्याही। अमिट स्याही, वोटर स्याही, ये सारे नाम इसी के होते हैं। आदि, ये सारे नाम इसी के होते हैं। ये आपका रजत लेप होता है जो सबसे अच्छा होता है। इसे एक साइड में कांच की पट्टी के कर देते हैं, और जो विपरीत साइड होती है, विपरीत जो होती है, वो आपको दर्पण के रूप में प्राप्त होती है। एक बात याद रख लेना, परावर्तक सतह जो होती है ना दोस्तों, उसका निर्माण किसी भी धातु के लेपन से भी किया जाता है। कोई भी धातु लेप कर सकते हो आप। सोने की ये तो मैंने चांदी लिया क्योंकि चांदी अच्छा परावर्तक होता है ना? चांदी में, प्लेटिनम में, इनमें अच्छे परावर्तक के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, आप सोने भी ले सकते हो, आप तांबा भी ले सकते हो, आप लोहा, कुछ भी ले लो, सभी धातुओं में पाए जाते हैं। बस अपनी कैपेसिटी के अनुसार कोई ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है तो कोई कम कर देती है।
ये चीजें आपसे मिलने वाली। अब दर्पण की अगर बात करें तो दर्पण होते 3 प्रकार के सब। दर्पण की अगर बात की जाती, दर्पण की अगर जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले दर्पण की बात की जाए कि भाई साहब दर्पण कितने होते हैं। देखो, एक तो होता है समतल दर्पण। एक तो कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर। और एक होता है कौन सा? गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर होते हैं। और ये होते हैं 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। मतलब गोलाकार कांच की पट्टी का लेते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और एक होता है अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉनकेव। 2 प्रकार। एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के अंदर बोल के जैसा प्रकार, गोला कैसा होगा? गोले वाला होगा। बिल्कुल जी, समतल अवतल उत्तल, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अब देखो इनके अंदर क्या अंतर हो। इसमें देखो, इसमें होती है सीधी कांच की पट्टी। इसमें क्या होती है? इसमें कैसी होती है? सीधी कांच की पट्टी। सीधी कांच की पट्टी आपको देखने को। इसमें कैसी होती है? गोलीय कांच की पट्टी, ऐसी। गोले को बीच में से काट दिया बस। गोला था, उसको बीच में से काट दो बस। गोले का मतलब फुटबॉल के जैसा होना चाहिए, थाली के जैसा वर्त नहीं होना चाहिए। वर्त और गोले में अंतर होता है, ये आपको पता ही है शायद। अब देखो, इसकी मैं एक सतह को क्या कर देता हूँ? रजत लेप कर दिया, ये वाली साइड है लेपित कर दिया। ये क्या लेप किया है? ये एज ए रिफ्लेक्टर का काम करती है। ये किसका काम करती है? रिफ्लेक्टर का काम करती है। प्रकाश की किरण आएगी जाएगी, ये रिफ्लेक्टर की तरह काम करती है। इसकी अपन ने धसी हुई सतह पर लेप किया है। ये वाली सतह रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रही है इसकी। ये वाली सतह रिफ्लेक्टर की। इसमें उभरी हुई सतह है, इसको लेप कर दिया। तो धसी हुई सतह किसकी तरह काम कर रही है? ये रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रही है। धसी हुई सतह क्या कर रही है? रिफ्लेक्टर का काम कर रही है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक में समतल सतह को लेपित किया जाता है, इसमें क्या करते हैं? समतल सतह, समतल सतह को लेपित किया जाता है। इसमें किसको करते हैं? धसी हुई सतह को। इसमें किसको करते हैं? धसी हुई सतह को। धसी हुई सतह को रजत लेपित किया जाता है। इसमें उभरी हुई सतह को रजत लेपित किया जाता है। एक में उभरी हुई सतह को रजत लेपित किया जाता है, एक में धसी हुई सतह को रजत लेपित किया जाता है, और एक में समतल सतह को रजत लेपित किया जाता है। यार रे, क्या उल्टा हो गया? तो ये क्या हिंदी में बताओ, किया ऐसे लिखते हैं क्या? छोटा की या बड़ी की? हिंदी भी तो पढ़ते हो तुम लोग।
यहां तक कोई दिक्कत है? चलो आगे। बोलो बच्चों, करो समतल दर्पण स्टार्ट सबसे पहले। अरे कहाँ मर गए सारे गांव वाले? छोटी सी है। चले, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों समतल दर्पण। आप समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण या प्लेन मिरर क्या होता है? तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको एक चीज याद रखनी है कि भाई साहब समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है। सीधा होता है। एक साइड इसकी रजत लेप कर देते हैं, कर दो भाई साहब, ये वाली साइड मैंने रजत लेप करके तैयार कर दी इसकी। अब देखो, इधर से आती है प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण आई, ये भाई साहब क्या आई, प्रकाश की किरण आती है इधर। क्या ये इससे टकराएगी और इसी दिशा में चली जाती है। ये प्रकाश की किरण आई, टकराएगी इसी दिशा में वापस, ये प्रकाश की किरण आई टकराकर इसी दिशा में वापस चली जाती है। मतलब इधर आती है, इधर वापस चली जाती है, इधर आती है, इधर वापस चली जाती है, इधर आती है, इधर ही वापस चली जाती है। प्रकाश की किरण बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आती है और वापस टकराकर इसी दिशा में लौट जाती है। बिल्कुल कोण अभिलंब से मापते हैं, बिल्कुल। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, प्रकाश की किरणें जब टकराकर सीधी इधर जा रही हैं, बराबर जा रही है समानांतर, क्या काटेंगी कभी एक दूसरे को आपस में? बिल्कुल, अगर ऐसे की ऐसे जा रही तो कभी नहीं काटेंगे, अनंत पे काटेंगे, अपन ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कभी नहीं काटती। का मतलब ये होता है अनंत पे काटने का मतलब कभी नहीं काटेंगे। अनंत दूरी का तो ज्ञान ही नहीं होता अपन को, कहाँ पे काटेंगे, अनंत पे काट देंगे। इसका मतलब ये है कि प्रकाश किरणें कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। जहां पे काटती है उसको बोलते हैं फोकस बिंदु, जहां पे काटती है उसको क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। ये प्रकाश की किरणें अनंत पे काटेंगी तो इनका फोकस बिंदु क्या होगा? अनंत। तो याद रख लेना, समतल दर्पण के लिए सबसे पहला पॉइंट याद रख लेना, इसके लिए फोकस बिंदु की अगर बात आती है ना, कभी भी फोकस बिंदु, फोकस बिंदु कहाँ पे बनता है, ए पॉइंट कहाँ बनता है इसका, तो याद रख लेना वो बनता अनंत दूरी पर। कहाँ बनता है? अनंत दूरी पर। फोकस बिंदु कहाँ बनता है? अनंत दूरी पर। क्यों? प्रकाश किरणें पता नहीं कहाँ काटती है, नहीं पता। अब जब प्रकाश किरणें नहीं काटेंगी तो कभी भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा। रियल इमेज तभी मानते हैं अपन जब प्रकाश की किरणें आगे काटती हैं और काटने पर जहां काटेंगी वहां पे इमेज बनेगी। लेकिन जब प्रकाश की किरणें कभी काटेंगी नहीं, टकरा के कभी काटती नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं कि प्रतिबिंब बन तो रहा है भाई, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी। कैसा बन रहा है? आभासी। तो दूसरा पॉइंट इसके प्रतिबिंब की बात आती है, का प्रतिबिंब कैसा बनता बताओ? का प्रतिबिंब कैसा बनेगा अगर आपसे बोल दिया जाए समतल दर्पण का प्रतिबिंब? अब प्रकाश की किरणें काटती नहीं है, काटती नहीं है तो कैसा बनेगा बेटा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। और आभासी हमेशा सी से सीधा होता है। आभासी कैसा होता है? सीधा। आभासी सीधा, याद कर लेना। प्रकाश का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के बराबर होता है। आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होगा हमेशा। लेकिन पार्श्विक उल्टा होता है। तथा क्या होता है? तथा पार्श्विक, पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा होता है।
अब ये पार्श्विक उल्टे का मतलब क्या होता है? नाम आ गया पार्श्विक उल्टा, लिटरली इन्वर्ट होता। पार्श्विक उल्टे का मतलब, पार्श्विक उल्टे का मतलब मेरा दायां इधर बायां, मतलब मेरे अगर दाएं हाथ में पेन है ना तो मेरा प्रतिबिंब इधर वाले हाथ में पेन दिखाएगा, मतलब मैं ऐसा हूं, ऐसा दिखूंगा उल्टा घूम के। मैं ऐसा हूं, मेरी पीठ मेरे को नहीं दिखेगी। अगर मेरी पीठ मेरे को दिखती है तो वास्तविक है, सीधा का सीधा ऐसे कैसे। लेकिन इसमें मेरी पीठ दिखती नहीं है, मेरा प्रतिबिंब ऐसा इधर मैं देख रहा हूं, मेरे को ऐसा दिखेगा उल्टा। ये पार्श्विक उल्टा होता है, मतलब मेरा अंगूठा इधर है, प्रतिबिंब में इधर हो जाएगा ये, तो ये होता पार्श्विक उल्टा, दाएं का बायां। पार्श्विक उल्टे का मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कभी अगर दिमाग में घूम जाए कि भाई साहब ये नाम तो आया है पार्श्विक उल्टा, ये क्या होता है? पार्श्विक उल्टे का मतलब होता है दाएं का बायां दिखाई देना, दाएं का बायां दिखाई देना। बायां दिखाई देना, जब दाएं का बायां दिखाई देता है तो वो होता पार्श्विक उल्टा। एक नाम आता आभासी, एक नाम क्या था? आभासी। आभासी का मतलब, आभासी का मतलब वस्तुएं परावर्तित किरणें आपस में नहीं काटती, यानी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं हो बनता, याद कर लेना। इसका मतलब क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, अर्थात, अर्थात परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें कभी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। परावर्तित किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये भाई साहब आपको ध्यान में रखने वाली चीज है जो बेसिक है और कई बार पता नहीं रहता इनकी। आई बात समझ में? दोनों में अंतर आ गया। 1 बजे से शुरू हुई है, आपको नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी नोटिफिकेशन आया आपको? कोई नहीं, वैसे देख लिया करो, शेड्यूल तो आता ही होगा। नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा लेकिन शेड्यूल में पहले तो आ ही जाता है, इतने बजे इसकी क्लास, इतने बजे इसकी क्लास होती है, वो तो आपको होना ही चाहिए। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई साहब, और एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन घूमा ये। क्या घूमा देखो। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने अपने दाएं हाथ से बाएं कान को, दाएं हाथ से बाएं कान को पकड़ता है। एक व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने अपने दाएं हाथ से बाएं कान को पकड़ता है, तो बताइए, तो बताइए दर्पण में, बताइए दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? बताइए दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, ऐसा क्वेश्चन आता कई बार। आंसर क्या होने वाला है इसका? आंसर क्या होगा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपको पता है वैसा प्रतिबिंब, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक आपका कैसा होता है? पार्श्विक उल्टा होता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पार्श्विक उल्टा बनता है। मतलब दाएं का बायां, दायां और बायां ये आपस में इन्वर्ट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, इसका मतलब यही होता है। आप क्या बोलोगे आंसर क्या होगा? अतः
अतः क्या दिखाई देगा, दाएं की जगह बायां और बाएं की जगह दायां, दायां हाथ की जगह बाएं हाथ से और बाएं कान की जगह दाएं कान को, तो लिख देना क्या आएगा, अतः बाएं हाथ से क्या पकड़ेगा भाई, दायां कान, बाएं हाथ से दायां कान पकड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, कई बार ही आता है ऐसा क्वेश्चन। बिल्कुल जी, दायां का दायां हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही शानदार है। अगला पॉइंट देखो भाई साहब, अगला पॉइंट पे आते हैं। देखो ये दर्पण है, मान लीजिए ये क्या है, समतल दर्पण है। और ये कोई सतह है, ये कोई क्या सतह है। एक व्यक्ति है, वो यहां पे है, यहां पे है, और वो क्या है, समतल दर्पण की अगर बात करें, इससे है एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर है, एक्स मीटर दूर है, एक्स दूरी है दोनों के बीच में, समतल दर्पण और व्यक्ति के बीच में कितनी दूरी है, एक्स दूरी। तो ये व्यक्ति इतनी ही दूरी पर बनेगा, लेकिन होगा क्या, लेकिन होगा क्या, ये होगा, ये लो, व्यक्ति इतनी ही दूरी पर रहेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर रहेगा, अक्स दूरी पर ही रहेगा। ये प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब है, इमेज। और ये क्या है, वस्तु है, बिंब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब पहली चीज देखो, इस पर ये कर रखी है, परावर्तक सतह बना रखी है दर्पण में, ये परावर्तक सतह, पहली चीज। पहली चीज आती है कि दर्पण से, समतल दर्पण से, यहाँ पे इस व्यक्ति ने इस हाथ में गुलाब का फूल ले रखा है, ये माना मैंने, इस हाथ में क्या है, गुलाब का फूल। तो यहाँ पे इस व्यक्ति के इस हाथ में क्या होगा, गुलाब का फूल। ये दाएं का बायां होता है, इसमें इधर है, इसमें इधर दिखेगा ऐसे, ये दाएं का बायां आपको दिखने वाला है। अब पहली चीज देखो यहाँ पे, दर्पण और व्यक्ति के बीच में एक्स दूरी है, तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में कितनी दूरी है, समान दूरी पर होगा। अगर ये व्यक्ति 10 मीटर की दूरी पर है, तो इधर भी प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। आगे बात समझ में। सेकेंड वाला पॉइंट देखो, अगर ये व्यक्ति दौड़ के जाता है इधर, अगर ये व्यक्ति दौड़ के जाता है, किधर जाएगा, दर्पण की ओर। अगर ये व्यक्ति दर्पण की ओर जाता वी वेग से, कौन से वेग से, वी वेग से, तो उसका प्रतिबिंब इसको दिखाई देगा 2v वेग से, दुगुने वेग से आता हुआ दिखता है। अगर कोई व्यक्ति वी वेग से दर्पण की ओर दौड़ता हुआ जाता है, उसका प्रतिबिंब उसको कितने वेग से आता हुआ दिखेगा, 2v वेग से आता हुआ दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट, डबल वेग से आता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि मान लीजिए ये व्यक्ति 1 मीटर की दूरी तय करता है, 1 मीटर की दूरी तय करता है। अभी देखो इसके और इसके बीच में कितनी दूरी है, वस्तु और इमेज के बीच में कितनी दूरी है, सेम, 10 और 10 कितनी दूरी है, 20 मीटर। अभी इसके इसके बीच में 20 मीटर की दूरी है। ये व्यक्ति 1 मीटर कवर करता है, तो कितनी बची, 9। इधर भी कितनी, 9, 9, 9, 18। पहले 20 थी, एक साथ 18 होगी, मतलब 2 मीटर कम हुई। चला कितना, 1 मीटर, हुई कितनी, 2 मीटर। ऐसा प्रतीत होता है, रियल में ऐसा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर कोई व्यक्ति 20 की स्पीड से चल रहा है, 20 से ये चल रहा, तो ये भी 20 से चलेगा। जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इनकी गतियां जुड़ जाएंगी, और ऐसे लगता है ये 40 से आ रहे हैं एक दूसरे के पास में, एक दूसरे के पास में 40 की स्पीड से आते हुए प्रतीत होते हैं।
ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट आता कि अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे, पूरा प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब अगर किसी व्यक्ति को देखना है, चलो ये देखेगा आंखों से, यहां से लेके और इसके पैरों तक दिखेगा इसको, तो यहां तक देखना है इसको, तो यहां तक देखेगा तो इसका पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा इसको, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वैसा पूर्ण प्रतिबिंब दिखेगा नहीं दिखेगा बताओ, यहां से यहां के बीच में पूर्ण प्रतिबिंब दिखेगा। अब अगर इसको पूरा प्रतिबिंब दिखेगा तो इस व्यक्ति को केवल और केवल इतने ही दर्पण की आवश्यकता थी। क्या ज्यादा दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी क्या? इस व्यक्ति का काम तो इतने से दर्पण में निकल गया, नीचे वाला दर्पण इसने यूज में नहीं लिया, ऊपर वाला यूज में नहीं लिया। तो इस दर्पण की जो हाइट है ना, वो लगभग व्यक्ति की हाइट की क्या होती है, आधी होती है। तो कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहे, पूर्ण प्रतिबिंब, तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की कम से कम क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए। बोले यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत आई? नहीं आई। इन तीनों पॉइंट को अपन लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है यदि कोई व्यक्ति दर्पण से, यदि कोई व्यक्ति दर्पण से जितनी मीटर की दूरी, यानी मैं बोल सकता हूं दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी सदैव समान होती है। याद लिख सकते हो, दर्पण से, दर्पण से बिंब यानी वस्तु या ऑब्जेक्ट तथा प्रतिबिंब इमेज की दूरी, इमेज की दूरी सदैव समान होती है। दर्पण से बिंब या वस्तु या ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब इमेज की दूरी सदैव समान होती है। क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, जैसे क्वेश्चन आपको मिलता है, एक गमला समतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर पड़ा है। रखा है तो बताइए समतल दर्पण से दर्पण से गमले के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? आंसर सीधा सा है, आंसर आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, एक व्यक्ति किसी समतल दर्पण से 15 मीटर की दूरी पर खड़ा अपना प्रतिबिंब देख रहा है। प्रतिबिंब देख रहा है, तो बताइए, तो बताइए व्यक्ति व प्रतिबिंब के बीच, व्यक्ति व प्रतिबिंब के बीच दूरी क्या होगी? आंसर देखिए दोनों के, सिंपल सा है। पहले का आंसर, पहले का आंसर 20 मीटर है, बिल्कुल ठीक है। अगर दर्पण 20 मीटर है तो आपने पढ़ा है अभी स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी रूल है ये। रूल क्या है? फर्स्ट, तो आप बोलोगे रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग
तो आप क्या बोलोगे? रूल फर्स्ट के अनुसार रूल फर्स्ट के अनुसार क्या होगी? 20 मीटर दूरी होगी। दूसरे का आंसर, दूसरे का आंसर कितना होगा भाई साहब? आपसे बोला कि व्यक्ति, ये दर्पण है, यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे दूरी है 15 मीटर। अब आपको पता है कि इसका प्रतिबिंब है इधर, ये भी कितनी दूरी पर होगा? 15 मीटर। आपसे बोला दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी आपसे पूछी है। तो ये दूरी अगर आप निकालोगे तो भाई साहब दोनों को जोड़ दो, 15 और 15, 30, ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा? 30 मीटर की दूरी पर। कोई दिक्कत आएगी? दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत है नहीं आने वाली है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? रूल सेकंड क्या लिखा है? यदि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट समतल दर्पण की ओर v वेग से, यदि कोई ऑब्जेक्ट समतल दर्पण की ओर v वेग से गति दर्शाता है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। आता हुआ प्रतीत होता है, वेग उसका भी सेम ही है, सेम ही वेग से आता है, लेकिन प्रतीत आपको डबल वेग से आता हुआ दिखेगा। क्वेश्चन अगर आ जाए, एक कार किसी समतल दर्पण लगी, एक कार किसी समतल दर्पण लगी, किसी समतल दर्पण लगी इमारत की तरफ 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से, की चाल से जा रही है, तो बताइए, तो बताइए कार का प्रतिबिंब कितने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? तो आसानी से आंसर देगो इसके, वो दिक्कत आएगी क्या? नहीं आने वाली भाई साहब, सिंबल से आंसर। आंसर क्या होने वाला है? आंसर पता है कि भाई साहब वस्तु बराबर v है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब क्या होगा? 2v होगा। प्रतिबिंब 2v, v की वैल्यू आपको कितनी देर की है? 60 70, 2v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140 किलोमीटर पर। ये इसका आंसर होने वाला है कि भाई साहब इतने वेग से आती हुई प्रतीत होती है। कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा रूल जो अपन ने पढ़ा है कि व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहे, तो थर्ड रूल देखो क्या होने वाला है। रूल थर्ड क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहे, बताइए
यदि कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहे तो बताइए, देखना चाहे तो दर्पण की ऊंचाई, तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई से व्यक्ति की ऊंचाई से क्या होने वाली है, कम से कम आधी होनी चाहिए। कम से कम क्या होनी चाहिए बेटा, आधी होनी चाहिए। ये तीसरा रूल आता है। यहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता बहुत बार। एक 6 फीट के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए, एक 6 फीट के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए कितने फीट के दर्पण की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है, आंसर क्या होने वाला है बताओ, रूल के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो आप बोलोगे कितना चाहिए, कम से कम आधा, कम ऊंचाई का आधा, ऊंचाई का आधा। और ऊंचाई का आधा होगा तो क्या करोगे, अर्थात क्या आएगा आंसर, अर्थात 3 फीट, 3 फीट के दर्पण की आवश्यकता हो। इससे बड़ा होगा वो भी चलेगा, लेकिन कम से कम आधा तो होना ही चाहिए, 3 फीट का तो होना ही चाहिए। अगर 6 फीट वाला आएगा तो कम से कम कितना होना चाहिए दोस्त, 3 फीट का दर्पण की आवश्यकता होने वाली है। एक रूल आता है कि भाई साहब अगर किसी दर्पण को आपने मान लीजिए लगा रखा है, उसको आपने थीटा डिग्री 10 डिग्री पे घुमा दिया, तो 10 डिग्री इधर भी घूमेगा, तो टोटल कितने डिग्री का अंतर आ गया, 20 का। तो थीटा कोण पे घुमाने पर, हाँ उल्टा भी पूछ सकता है क्या, उल्टा तो क्या पूछेगा इसके अंदर, ऐसे बोलेगा 3 फीट का दर्पण है तो अधिकतम कितने फीट के व्यक्ति इसमें पूरा दिख सकता है, तो अधिकतम 6 फीट का दिख सकता है बस। उल्टा पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि भाई साहब 6 फीट का व्यक्ति 3 फीट का दर्पण है, इसमें कोई व्यक्ति सामने खड़ा तो अधिकतम कितना बड़ा व्यक्ति पूरा दिख सकता है, तो पूरा इसका 6 फीट का दिख सकता है, उससे बड़े व्यक्ति को नहीं दिखा सकता। 6 फीट से छोटे सारे दिखेंगे इसके अंदर फिर। एक रूल है चौथा, देखो चौथा रूल क्या बोलता है, यदि यदि किसी दर्पण को, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण पर, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, कोण पर घुमा दिया जाए, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर, प्रतिबिंब क्या घूम जाएगा बेटा, 2 थीटा कोण पर घूम जाता है, डबल घूमेगा। प्रतिबिंब कितने कोण पर घूमेगा, 2 थीटा कोण पर घूमेगा। अगर थीटा कोण पर अगर आप घुमाते हो तो प्रतिबिंब घूमेगा 2 थीटा कोण के ऊपर घूमेगा। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, थीटा कोण पर घुमाने पर प्रतिबिंब कितने पे घूमेगा, 2 थीटा कोण के ऊपर घूम जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो ये चीज आपको दिमाग में लगा देनी है। अगर मान लीजिए आप ये बोलोगे कि भाई साहब एक दर्पण है, सिंपल सी चीज है, देखो बेसिक सा बताता हूँ आपको, बेसिक सा है। मान लीजिए यहाँ पे एंगल है ये वाला, ये 30 डिग्री है और ये भी कितना है, 30 डिग्री है। अभी दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है।
अगर मान लीजिए मैं इसको थीटा कोण घुमाता हूँ, मान लीजिए मैं 10 डिग्री और घुमा देता हूँ, तो कितने डिग्री का बनेगा? 40। ये भी कितने का बनेगा? 40। 40 और 40 कितना बनेगा? 80। कितना बढ़ गया? 20 डिग्री। घुमाया कितना था? 10 डिग्री। 10 घुमाने पर 20 बन जाता है। सीधी सी बात यही है। तो आपको सीधा याद करना कि अगर थीटा कोण पे घुमा देते हैं तो प्रतिबिंब कितने कोण पर घूमेगा? डबल कोण के ऊपर घुमा हुआ प्रतीत हो जाता है। कितने कोण पे घूमेगा? डबल के कोण पर घुमा हुआ प्रतीत होता है। ये रूल होता है दूसरा। तीसरा रूल क्या होता है बेटा इसमें? तीसरा रूल होता है दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाती है। दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाती है बेटा। क्या पूछते हैं? यदि दो दर्पणों के बीच में अगर प्रतिबिंब बनता है, यदि दो दर्पण आपस में थीटा डिग्री पे, समझ में नहीं आया? समझ में देखो, सीधा सा बोला है। मान लीजिए मैं बोलता हूं 30 डिग्री का आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा बेटा? 30 डिग्री का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? 30 का, तो परावर्तन कोण भी 30 का, मतलब 30 डिग्री के एंगल के ऊपर अगर एंगल है तो ये भी कितने पर होगा? 30 पर ही होगा। मान लीजिए अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, कितना डिग्री? 10 डिग्री और, तो 30 की जगह कितने का हो जाएगा? 40 का। तो ये भी कितने का बनेगा? फिर 40 डिग्री का बनेगा। पहले दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल था, अब दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया? 80 डिग्री का। पहले 60 का था, अब कितने का? वर्तमान में 80 का। कितने का बढ़ा हुआ है? 20 डिग्री का। 20 डिग्री ज्यादा बन गया। घुमाया कितना था मैंने? 10। घुमा कितना? 20। वही सेम वेग वाला सिस्टम है, वही सेम वेग वाला है। बस इतना ध्यान में रखना, आपको ज्यादा डिटेल से इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। सीधा ऐसा पूछ सकता अगर पूछेगा तो, और इसमें ज्यादा नहीं है। अगला रूल आता, अगर दो दर्पण आपस में, दो दर्पण अब की बार, और बीच में कोई कोण थीटा उसके ऊपर रखे हो, और उनके बीच में कोई वस्तु रख दी और प्रतिबिंबों की संख्या पूछ ले आपसे। कई बार ऐसा भी आता है, यदि दो दर्पण आपस में थीटा डिग्री के कोण पर झुक जाए तो बीच में प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाती है। तो ये भी देखो, यदि दो दर्पण आपस में थीटा डिग्री के कोण पर झुके हों तो उनके मध्य उनके मध्य रखे। यदि दो दर्पण आपस में थीटा डिग्री के कोण पर झुके हो तो उनके मध्य रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला भाई साहब, इसका क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला देखो, तो पहला फॉर्मूला है 360/थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है 360/थीटा -1। ये कब लगाना है? यदि 360/थीटा एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, और दूसरा यदि 360/थीटा एक सम संख्या हो या अंक हो। देखो, पहली बात, अगर ये उत्तर विषम है तो आंसर ठीक है। इसका उत्तर अगर सम आ गया तो एक कम कर दो, विषम निकालना है। मतलब आप बोलोगे प्रतिबिंबों की संख्या सदैव विषम होती है। इसका मतलब आप बोलोगे, नोट लगा के लिख लेता हूं यहाँ पे, अर्थात प्रतिबिंब सदैव, अर्थात प्रतिबिंब सदैव विषम संख्या में प्राप्त होता है। प्रतिबिंब सदैव विषम संख्या में प्राप्त होते हैं। आपको कभी सम संख्या नहीं लानी है। सम संख्या में आ गया तो अलग आएगा। तो
तो सदैव कौन सी संख्या में प्राप्त करने बेटा? विषम संख्या में आपको प्राप्त करने। जैसे देखो क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, कैसा आएगा देखो। बस खत्म होने वाला भी ये, खत्म होते ही फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। यदि क्वेश्चन, यदि दो दर्पण आपस में 120 डिग्री के कोण पर झुके हों, तो उनके मध्य रखी वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो उनके मध्य रखी वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो उनके मध्य रखी वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो आंसर क्या करेंगे? थीटा का मान 120 डिग्री दे रखा है, आपको दो फॉर्मूले दिए हैं। ए दे रखा 360 बटे थीटा यानी 120, उत्तर कितना आएगा 3। ये आंसर विषम अंक है, तो आंसर यही होगा आपका, बिल्कुल आंसर क्या होगा? यही होने वाला है ना। आपको पता है कि विषम अंक आ गया ना, अगर विषम अंक है तो उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पे सम अंक आ जाता, मान लीजिए अगर यहाँ पे सम अंक आता, जैसे क्वेश्चन ए को लिखता हूं, जैसे यदि दो दर्पण आपस में 60 डिग्री के कोण पर झुके हों, तो उनके मध्य उनके मध्य रखी वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो आंसर क्या होने वाला है देखो, आंसर होगा वही, थीटा का मान 60 डिग्री है, उत्तर क्या लगा? 360 बटे थीटा, उत्तर कितना है भाई साहब? 6। और 6 क्या है? सम अंक है, और अगर सम अंक आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? अतः क्या करना पड़ेगा? 6 - 1 बराबर उत्तर कितना लेके आना है? 5। ये आएगा विषम। आपको हमेशा विषम अंक लाना है और वो एक कम करके लाना है, ये आंसर होने वाला है। आगे क्या बात समझ में? आंसर हमेशा विषम अंक में ही लेकर आना है, सम में नहीं लेकर आना। लास्ट पॉइंट आते हैं इसके, क्या उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग देखते हैं। देखो दोस्तों, अब आते हैं क्या समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, कहाँ पे इसके उपयोग किए जाते हैं? ज्यादा उपयोग नहीं है। सबसे पहला उपयोग अपन घरों में देखते हैं, चेहरा देखने में। चेहरा देखने में भाई साहब इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग होता है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में काम में लाया जाता है, सतह के ऊपर देखने के लिए मुड़ा हुआ होता कुछ। उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें याद है, इसमें दो दर्पण के बीच में 45 डिग्री का कोण होता है। इसमें दो दर्पण आपस में 45 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। दो दर्पण आपस में 45 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। तीसरा आता है क्लेडोस्कोप। क्या होता है? क्लेडोस्कोप आता है, क्लाइडोस्कोप सॉरी, क्लाइडोस्कोप में
इसमें क्या होता है, इसमें दर्पणों के बीच में 60 डिग्री का कोण याद रखना है। इसमें दो दर्पणों के मध्य 60 डिग्री का कोण होता है। और चौथा था बहुदर्शिता में। बहुदर्शिता में चौथा कौन सा था, बहुदर्शिता में, मल्टीस्पोरिक में, अलमारी में, हाँ अलमारी में। बिल्कुल जी अंजलि जी, कुछ भी पूछ सकते हैं, बेसिक चीजें हैं। न्यूमेरिकल है कहाँ पे, ये तो बेसिक चीजें हैं। तो ये भाई साहब समतल दर्पण के आपके उपयोग होते हैं। तो ये समतल दर्पण करते हैं आज के सेशन में। कल अपन स्टार्ट करेंगे उत्तल और अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी लेंगे कल की क्लास में। फिर अपन अपवर्तन पढ़ेंगे। तो एक बड़ा टॉपिक होने वाला प्रकाश का। ठीक है, तो आज की क्लास इधर ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।